हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंजॉय द क्लासेस 10th। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता का अर्थ तो होता है शासन, ठीक है। तो शासन की साझेदारी मतलब शासन जो है उसका शासनदारी, ठीक है। शासन की शासनदारी, तो ये तो इसका मतलब है। अब हम आगे चलते हैं पढ़ने इसका परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, ठीक है। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारा ताकत, ठीक है, सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। सीमित का मतलब होता है कि सीमा जो होती है उसके अंदर, ठीक है। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता या शासन को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो बात है ही, ज़रूरी तो है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। और आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां और सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। इन घटनाओं में यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता या शासन के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि जो सत्ता है कि बंटवारे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो पहले इनकी जानकारी लेंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या कैसा किसकी सीमाओं से जुड़ती है, ठीक है। तो पहला तो बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यूरोप तो आपको पता ही होगा, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो हम तो भाई भारत में रहते हैं, लाइक कर देना जो भारत में रहता है, ठीक है। तो भारत में जो हरियाणा है उससे भी वह राज्य छोटा है, ठीक है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। तो लक्समबर्ग आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसे छोड़ ही दो, इसे कट कर दो, ठीक है। तो इसकी सीमाएं जो है फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से मिलती हैं, ठीक है। तो जो बेल्जियम है उसके नीचे फ्रांस है। मैप में आप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप में, तो पता चल जाएगा। बेल्जियम के नीचे फ्रांस है, ठीक है, और बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है, और बेल्जियम के राइट साइड में जर्मनी है, ठीक है। तो से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, मतलब जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है। यानी हरियाणा की जनसंख्या से करीब आधी है, ये आप याद रखना, ठीक है, कि उसकी आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट लिखा है, ये गलत है। बनावट बहुत जटिल है, मतलब बहुत कठिन है, ठीक है। इस छोटे से देश में जो समाज की जातीय बनावट है वो बहुत कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। इसमें जो डच लिखा हुआ है वो भाषा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, 59 जो हिस्सा है, ठीक है, वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो जैसे कि हमारे भारत में बहुत से देश हैं और सबकी अलग अलग भाषा है। जैसा कि एग्जाम्पल बंगाल की बंगाली, महाराष्ट्र की मराठी और गुजरात की गुजराती। तो ऐसे बेल्जियम में भी है, ठीक है। बेल्जियम में आधे हिस्से में फ्लेमिश रहते हैं जो डच डच भाषा बोलते हैं, क्योंकि बेल्जियम के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया था कि बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड
और नीदरलैंड की जो भाषा है वो है डच, इसलिए जो इतने पार्ट में रहते हैं वो भी डच भाषा बोलते हैं। इससे आप इजी तरह याद कर लोगे कि फ्लेमिश लोग जो है उसके ऊपर नीदरलैंड है, ठीक है, दूसरे देश में उसी के ऊपर के साइड में नीदरलैंड है और उसकी भाषा है डच। तो इससे आप याद कर लेना कि फ्लेमिश के लोग डच बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं, शेष 40% लोग विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो देखो फिर जो बचा, जो ये हिस्सा बचा, इसमें लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब इस अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो ये याद कर लेना कि बेल्जियम के नीचे फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है और फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। तो इसलिए आप याद कर लेना कि नीचे का हिस्सा जो है वो फ्रेंच बोलता है, ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या बोलता है, डच बोलता है, ठीक है। तो समझ आ गया। अब हम और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना कि ऊपर वाला जो है, ठीक है, उसका है 74, ये सॉरी 9 बन गया, 74, और जो नीचे है उसका है 40, ठीक है। तो याद रख लेना कि 74 हिस्सा ऊपर का ज़्यादा है और नीचे का कम है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं। फ्रेंच बोलते हैं, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है, शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मनी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा साफ से मैप में समझाया है, जैसे कि ये देखो येलो हिस्सा, ठीक है, येलो हिस्सा ये देखो इसमें लिखा है फ्लेमिश और डच भाषा, ठीक है। रेड हिस्सा वेलोन फ्रेंच भाषी। तो इससे आप मैप के हिसाब से याद कर लेना। और यहाँ साइड में देखो ये पर्पल टाइप सा जो कलर है ये जर्मनी बोलते हैं, जर्मन भाषा, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर है ऊपर के साइड जो है वो है नीदरलैंड, नीचे के साइड जो है वो है फ्रांस और इस साइड जो है जर्मनी, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया था इसलिए ये जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो जो बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम जो है उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, याद कर लेना। बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी जो है वो है ब्रुसेल्स, ठीक है, कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो ब्रुसेल्स में दिखा दूँ कहाँ है मैप में, ठीक है। तो ब्रुसेल्स हम देखते हैं कहाँ है। तो देखो ये जो ऑरेंज है ये है ब्रुसेल्स, ठीक है, ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। तो इसमें जो 85 जो % लोग हैं, 85, ठीक है, 85% जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और जो 20% है, ठीक है, ये रेस करती हूँ, जो 20% है तो उसमें से 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। क्योंकि देखो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल मिड में है, ठीक है, मिड में देख रहे हो। तो इसलिए इसमें जो आधे लोग हैं 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं इन लोगों की तरह, ठीक है, और जो 20% है वो ये भाषा डच भाषा बोलते हैं इन लोगों की तरह, ठीक है, इसमें जो रहते हैं। समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो ऊपरी सिरा जो आधा है ये इतना हिस्सा ये ज़्यादा है, ठीक है, इसमें 74 लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या 74% लोग, ठीक है। और जो ये है ये कम है, मतलब इस इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में ये कम है, ठीक है, समझ आया।
कि इतने इसकी तुलना में ये जो नीचे का सिरा है, जो रेड वाला कलर है, रेड, वो कम है। ठीक है, कम, ठीक है, कम है। समझ आया? क्योंकि ये 40% है और ये 74% है। ठीक है, ये ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए जो ये कम है, जो रेड वाला ये जो फ्रेंच बोलते हैं ये जो लोग, ये जो कम है, ये बहुत ही ताकत है। ठीक है, ताकतवर है जो ये है। अब आगे पढ़ते हैं कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध, ठीक है, और ताकतवर है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग, डच भाषी मतलब फ्लेमिश में जो रहते हैं, येलो जो कलर का है उसमें जो रहते हैं, उनकी स्थिति उन्हें इस स्थिति से नाराज़गी थी। क्यों? क्योंकि वो जो सॉरी, जो नीचे के हैं, विनोमिया के जो हैं, वो बहुत ताकतवर है, तो इसलिए उनको इस स्थिति से बहुत नाराज़गी है। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच, और ये सन याद कर लेना आप, ठीक है, ये सन 1950 और 1960, ठीक है, के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव का अर्थ होता है तनाव का अर्थ होता है चिंता। ठीक है, चिंता अर्थ होता है। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स देखो मिड में है। ठीक है, ये मिड में है, इसलिए इन जो ये दोनों समुदाय हैं, ठीक है, ये और ये समुदाय है, तो इनको ज़्यादा तीखा कि जो उनका रीज़न नहीं होता, सबसे ज़्यादा रीज़न यही लगा। ठीक है, कि ये ज़्यादातर फ्रेंच भाषा बोलती है और इसमें 20% लोग डच भाषा बोलती है, तो इसलिए इनको ये ज़्यादा रीज़न लगा इस ताकतवर का, जो विनोमिया जो लोग तेज हैं, ताकतवर हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा ना, तो ज़्यादा बड़ा रीज़न इनको यही लगा। टकराव जो सबसे तीखा लगा वो ब्रुसेल्स लगा। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यह एक विशेष तरह की समस्या थी। ठीक है, वो समस्या के रूप में थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। ठीक है, डच बोलने वाले, तो ये तो हमें पता ही है, क्योंकि फ्लेमिश में है ना 74% जो है लोग वो डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। ठीक, तो ये तो लिखा ही है। ठीक है, तो जो इसमें बताए हैं ना कि समृद्ध से वो कमज़ोर थे, ताकतवर नहीं थे। ठीक है, पर संख्या में वो ज़्यादा थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। ठीक है, श्रीलंका। देखा, बेल्जियम और श्रीलंका लिखा था ना, तो अब श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो तमिलनाडु हमारे जैसे ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे तमिलनाडु की ये जो भारत है ना, भारत का नीचे का सिरा, इसमें तमिलनाडु, ऐसा समझ आया? ये ब्लैक कर लेती हूँ ना, समझ आएगा। जैसे ये भारत है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके ये श्रीलंका है, तो इतने में तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ आ गया? तो तमिलनाडु कहाँ पढ़ रहे थे हम कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। तो बेल्जियम जो है वो हरियाणा की आधी आबादी है। ठीक है, पर जो श्रीलंका है वो हरियाणा के बराबर है। ठीक है, हरियाणा और श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो जहाँ मतलब बराबर ही है। ठीक है, दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, जैसे हमारे भारत में बंगाली,
नेपाली नहीं, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत तरह के जात के रहते हैं। तो ऐसे श्रीलंका में भी है, ठीक है। तो जिनकी आबादी कुल संख्या की 74%, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये लगता है मैंने आपको इसमें गलत बताया, ये 74 नहीं है, पता है इसमें 59 है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने 74 बताया था, ये 59 और ये 40, ठीक है। अब समझ आ गया। तो ये वाला जो है ये ज़्यादा है, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा है, ये तो पता ही है। और नीचे का जो है वो कम है, ठीक है, क्योंकि 40 है तो कम है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो 74% पर चलते हैं। हाँ, 74% कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, तो इसमें लिखा है कि हाँ, तो ऐसा है कि एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ते हैं सबसे प्रमुख, ठीक है। तो जो सबसे प्रमुख है सामाजिक समूह जो है वो सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है, फीसदी हिस्सा है, ठीक है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये मैप में देखते हैं तब हमें समझ आएगा, ठीक है। और आगे भी पढ़ लेती हूँ। तमिलों में तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो अपनी वैश्विक शासनकाल में बंगालों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। तो इसमें तमिलों का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक था श्रीलंकाई तमिल, ठीक है, और एक था हिंदुस्तानी तमिल, ये लिखा हुआ है हिंदुस्तानी तमिल, जो अपनी वैश्विक शासनकाल में बागान बागान क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा था। बागान होता है कि एक ही खेत में जैसे एक ही तरह के फूल लगाना, ठीक है, एक ही प्रकार की प्रजाति लगाना, उसे ही कहते हैं बागान, ठीक है। तो बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। तो अब इसमें पहले हम मैप में देखेंगे कि ये जो बता रहे थे 74% हिस्सा, ये हम मैप में समझेंगे। तो ये रहा मैप, ठीक है। तो ये जो येलो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा जो येलो हिस्सा है, ठीक है, ब्राउन को हटा दो, ठीक है, ब्राउन को कट कर दो। ये जो येलो हिस्सा है इसमें रहते हैं सिंहलियों, ठीक है, सिंहलियाँ रहते हैं, जैसे कि मैप में बताया। इसमें समझ नहीं आ रहा, ये सीली लिखा हुआ है, ये सीली मैंने कलर कर दिया उसे। हाँ, तो ये सीली लिखा हुआ है, ठीक है। तो येलो हिस्से में सीली लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑरेंज हिस्सा है, ऑरेंज और नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज हिस्सा है इसमें श्रीलंकाई तमिल रहते हैं। तमिल दो तरह के हैं ना, तो ये श्रीलंकाई वाले हैं, और ठीक है, और जो ये ब्राउन कलर है इसमें हिंदुस्तानी तमिल रहते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। और ये जो डॉट डॉट है, ये ये जो डॉट डॉट पड़े हैं इसमें मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग रहते हैं। समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान थी, ठीक है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है, ठीक है। आबाद मतलब स्थित है। तो हाँ, तो ये तो हमें पता ही चल रहा है। श्रीलंकाई देखो उत्तर से स्टार्ट है, ठीक है, हाँ, और पूर्व तक है, ठीक है। तो ये तो है ही है, स्थित है, ठीक है। कितना लंबा जा रहा है देखो ना, ये कितना लंबा जा रहा है, ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अधिकतर सीली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अधिकतर जो सीली भाषी हैं लोग, ठीक है, वो बौद्ध हैं, ठीक है, बौद्ध भाषा बोलते हैं। तो जो ज़्यादा येलो वाला हिस्सा जो है, ठीक है, नीचे जो येलो वाला हिस्सा है, सीली लोग हैं,
वो बौद्ध भाषा बोलते हैं, ठीक है। और जबकि जो तमिल भाषी लोग हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि तमिली जो लोग हैं, तमिल ऑरेंज और ब्राउन हिस्सा जो मैंने आपको नीचे दिखाया, उसमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, ठीक है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, फीसदी है मतलब, ठीक है। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईसाई लोग रहते हैं ना, 7% है, 7% है। और वे सिंहली भाषा और तमिल भाषा दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये श्रीलंका की बहुसंख्यक, तो अब श्रीलंका की बहुसंख्यक कौन है? ज़्यादा येलो वाला हिस्सा है सिंहलियों की, ठीक है। तो सन 1848, सन याद कर लो इसमें क्या हुआ था, अब हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि कहीं भी जाने कहीं भी रहने की छूट थी, ठीक है। तो वही स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और सिंहली समुदाय जो ज़्यादा समुदाय है, येलो वाला, ठीक है, येलो जो मैंने मैप में दिखाया अभी नीचे, वो समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर, ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या, उसमें जनसंख्या जो है 74%, ठीक है, फीसदी हिस्सा सीली इलाके में रहते हैं। तो वो अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। प्रभुत्व का मतलब होता है मर्जी, अपनी मर्जी जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मतलब चुने गए जो सरकार है, उन्होंने सीली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने कौन से कदम उठाए, ठीक है। तो 1956, अब ये सन याद करना है हमें, इसमें क्या हुआ था हम ये पढ़ते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखना कौन सा कानून, आगे पढ़ते हैं। जिसके तहत तमिल को दरकिनार मतलब साइड में हटाकर, ठीक है, धक्के मार नहीं, साइड में हटाकर, साइड में करके सिंहली की एकमात्र राजभाषा को सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जैसे कि हमारा भारत है, फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा जो भारत है उसमें कई लोग रहते हैं और सब कई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, जातीय लोग रहते हैं और वो अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। पर जो भारत की राजभाषा होती है, राज्य भाषा, वो हिंदी है। तो इसलिए जो श्रीलंका है उसकी श्रीलंका की राज्य भाषा उन्होंने क्या कर दी, सीली उनकी राज्य भाषा कर दी, ठीक है। और जो तमिल लोग थे जो दो भाग में बटे थे, श्रीलंकाई और हिंदुस्तानी, जो तमिल थे उनको साइड में हटाकर जो सीली है, जो ज़्यादा बहुसंख्यक है, उसे उन्होंने सीली भाषा जो है उसे एकमात्र राजभाषा बना दिया, ठीक है। समझ आया? फिर आगे पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सीलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। प्राथमिकता का अर्थ होता है सबसे पहला हक, ठीक है। तो सबसे पहला हक अधिकार सीलियों को दिया गया, ठीक है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सीलियों को पहला अधिकार देने की नीति चली, ठीक है। और नए संविधान में यह प्रावधान का अर्थ होता है कानून। नए संविधान में यह कानून भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देंगे, ठीक है, को संरक्षण और बढ़ावा देंगे। तो ये उन्होंने किया। फिर एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानापन मतलब कि नाराजगी हो गई और वो गुस्सा भी हो गए, ठीक है, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने सिंहलियों को राजभाषा बना दिया और कि उनको प्राथमिकता भी दी, ठीक है, सरकारी नौकरियों की। इसलिए उन्हें जो बच्चे श्रीलंकाई, उन्हें नाराजगी हुई और शासन को लेकर गुस्सा भी आया, ठीक है, शासन की ये कानून को लेकर।
उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सीलियों के नेतृत्व वो होता है कि मिलके दूसरे दूसरे मतलब लोग मिलकर एक कॉमन कार्य बनाना, ठीक है, वाली सारी राजनीतिक पार्टियों उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील थे, मतलब कि उनके उसमें सोच विचार करने की उसी में नहीं थे। उन्होंने सीलिया जो भाषा है उसे राजभाषा बना दी, उन्हें प्राथमिकता दे दी, और जो श्रीलंकाई तमिल है उनके पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान अ, समान समान राजनीतिक राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो उनके सरकार है उन्हें समान अधिकार नहीं दे रहे, समान राजनीतिक अधिकार से दूर कर रहे हैं, वंचित का मतलब दूर कर रहे हैं, ठीक है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। कि जो सीलिए लोग जो है उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और जो बचे हुए श्रीलंकाई और हिंदुस्तानी तमिल जो है उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहे, उनके बीच भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। और उनके हितों की मतलब मर्जी की या दिलचस्पी को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सीलिय समुदाय के संबंध में बिगड़ते चले गए। तो अब उनके बीच क्या है कि टकराव होने लग गया है। तो अब टकराव का देखते हैं आगे क्या है। तो श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, ठीक है। तो अब उन्होंने अपनी राज्य की पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने क्षेत्रीय स्वायत्तता वो होता है कि जो व्यक्ति अपने खुद का फैसला लेने का अधिकार हो, ठीक है, उसे खुद का अपना फैसला लेने का अधिकार हो। तो वो क्या कि उन्होंने जो तमिल है उसे राजभाषा बनाने की कोशिश कर रहे थे, और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, ठीक है। संघर्ष किया मतलब युद्ध किया। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, मतलब कि उसे मतलब इग्नोर किया, ठीक है, नकारा, कि उसे नहीं माना गया, ठीक है, ऐसा है। 1980 अभी ये सन में देखते हैं क्या हुआ। 1980 के दशक तक उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम का अर्थ है सरकार, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि ब्रैकेट में दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे देंगे इलम, अगर आपने अर्थ नहीं याद किया तो फिर सरकार तो हुआ ही, ठीक है। तो उन्होंने जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने संगठन बनाए। अब देखते हैं अब आगे क्या है। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। पारस्परिक मतलब आपसी, ठीक है, और आपसी विश्वास न होना, ठीक है, इसने टकराव का रूप ले लिया, और यह टकराव गृह युद्ध, ये याद कर लेना, गृह युद्ध में परिणत हुआ, ठीक है। तो अब बदल गया, गृह युद्ध में बदल दिया, ठीक है। अब परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके, ठीक है। तो इस गृह युद्ध के कारण परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके, और अन्य परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी वो होते हैं कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगे, पर यह उन्हें उतने अधिकार प्राप्त नहीं हुए जितना उनके खुद के देश को, मतलब कि वो लाचार बन गए, ठीक है, अपने देश को छोड़कर लाचार बन गए, तो भागकर शरणार्थी बन गए, ठीक है। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई, ठीक है, इस लड़ाई की वजह से। तो ये आप याद कर लेना कि इसमें क्या लड़ाई होने से
क्या क्या कमियां हुई और क्या क्या स्थिति कैसी रही। ठीक है, आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में। तो ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं ये चैप्टर भी डाल दूंगी। ठीक है, कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। तो इसमें तो बता दिया कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा, विकास, आर्थिक विकास के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। ठीक है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हो गई। ठीक है, 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो 2009 में, ये याद रखना आप, में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। अब आगे बेल्जियम की समझदारी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।